सबको नमस्कार। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग से आज आप सबों को पढ़ाने वाला हूँ बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस कंडक्ट रूल 1976। तो इसे स्टार्ट करते हैं। इसके साथ हमेशा सीसीए रूल्स को पढ़ा जाता है क्योंकि ये दोनों चैप्टर निगरानी प्रशाखा के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो जो भी निगरानी विभाग जिसको निगरानी प्रशाखा जिसको मिला है वो इस चैप्टर को काफ़ी गंभीरता से लेंगे। आरोप लगाने में इसके सेक्शंस का यूज काफ़ी होता है। और इसके साथ ही जिसको ये चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद आप सीसीए रूल्स भी पढ़ेंगे, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाया कैसे गया है? इसे आर्टिकल 309 के परंतुक का 309 के परंतुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके बनाया गया है। निर्मित है ये 309 के परंतुक का। इसका संशोधन भी हुआ है एक बार, संशोधन हुआ है 2011 में। इसको भी याद रखना, संशोधन हुआ 2011 में और 309 के परंतुक का यूज करके। ठीक है। अगला, कुल नियम कितने हैं इसमें? कुल नियम है 27। टोटल नियम है 27। सारे नियम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं रूल 1। रूल 1 रूल 1 बोलता है संक्षिप्त नाम। इसका संक्षिप्त नाम क्या है? बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976। प्रारंभ कब हुआ? तो 1976 में प्रारंभ हुआ। और इसका विस्तार कहाँ है? तो पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में विस्तार था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी विस्तार है। क्या ऐसा है क्या? गलत। क्योंकि बिहार की नियमावली है तो इसका विस्तार केवल और केवल बिहार में होगा। ये याद रखना, संपूर्ण बिहार में। स्कोप संपूर्ण बिहार में। आगे देखते हैं। बिहार के सभी सरकार की नियमावधि शक्तियों के अधीन कर्मी पर लागू होगा। जितना भी बिहार सरकार की जो नियमावली है उसके अधीन जितनी भी शक्तियां प्रयोग होती है और सरकार के जितने भी कर्मी हैं बिहार सरकार के, उन सभी पर ये रूल लागू होगा, ये नियमावली लागू होगा। इसका रूल 2 देखते हैं क्या बोलता है। रूल 2 रूल 2 बोलता है परिभाषा के बारे में, कि परिभाषा हर चीज की परिभाषा देगा। अपील प्राधिकार क्या है, ठीक है, पुनरीक्षण प्राधिकार क्या है, प्रभारी किसको बोलते हैं, अधीनस्थ किसको बोलते हैं, सरकारी कर्मचारी किसको बोलते हैं, सरकार किसको बोलते हैं, जब इसमें कोई संशोधन होगा तो कौन करेगा, जब क्या बोलते हैं इसमें इसको कौन इंटरप्रेट करेगा, तो जीएडी करेगा। तो ये परिभाषा है जितनी भी चीज की। फैमिली की परिभाषा क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली की परिभाषा। फैमिली यानी कि परिवार। परिवार की परिभाषा में कौन कौन आते हैं? परिवार की परिभाषा में सबसे पहले आते हैं पति पत्नी। पत्नी गलत सिखा रहा हूँ। पति और पत्नी अब सही है ना? स्पाउस। दूसरा बच्चे, बेटा बेटी। तीसरा रक्त मूलक, ब्लड रिलेशन से और विवाह मूलक, शादी करने के बाद जो हमसे रिलेटेड हैं, जो हम पर आश्रित हैं। रक्त मूलक और विवाह मूलक जो हम पर आश्रित हैं वो, ये तब फैमिली में आते हैं। आगे अगला रूल 3।
रूल 3 इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है सजा देने के लिए, VVI। तो रूल 3 बहुत जरूरी है। इसमें कंडिका 1, 2, 3 ऐसे करके है। तो 3 का 1 देखते हैं। सबसे पहले 3 का 1, 3 का 1 क्या बोलता है? 3 का 1 बोलता है हमारा सरकारी सेवक सदा क्या करेगा? पहला, पूरी शील निष्ठा रखेगा, शील निष्ठा रखेगा। दूसरा, कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा, कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा। और तीसरा बोलता है ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है। ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है। तो ये समझना है कि बहुत बार क्या करता है कि कोई घर में मारा पीट हो जाता है, ठीक है, केस हो गया घर में। आपको यहाँ पर भी आपको देखिएगा, वहाँ पर तो जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है आपका कोर्ट में, यहाँ पर भी आपका हाफ जुडिशियल या फिर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया चलेगा, यानी कि विभागीय कार्रवाई चला के आपको हटाएगा। तो कौन सा नियम लगाएगा? यही 3 का 3, 3 का 1, 2, 3 लगा देगा कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए शोभनीय है, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं घर पे जाके, तो 3 का 3 लगाते हैं। ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। अगला रूल 3 का 2, 3 का 2 क्या बोलता है? 3 का 2 भी जरूरी है। 3 का 2 बोलता है जो 3 का 1 है, 3 का 1 है वो हमारे प्रभारी या पर्यवेक्षी सरकारी सेवक जो है वो 3 का 1 को अपने अधीनस्थों पर भी लागू करेगा। यानी कि प्रभारी जो है, यानी कि जो हम लोग से सीनियर है, या पर्यवेक्षी सरकारी सेवक जो ऊपर में 3 का 1 है, 3 का 1 को अपने अधीनस्थों पर भी लागू करने का प्रयास करेगा, अपने अधीनस्थों पर भी लागू करने का प्रयास करेगा, हर संभव प्रयास करेगा। आगे रूल 3 का 3, रूल 3 का 3 भी जरूरी है। फाइल बढ़ाने में हम लोग सीनियर बोल देता है फोन करके, यानी कि हमारा सीनियर पदाधिकारी फोन करके बोल देते हैं कि आप ये काम कर लीजिए, आप कर देते हैं। बाद में वो मुकर जाएंगे कि हम ये नहीं बोले थे, तब तो आप फंस जाइएगा। तो यही रूल 3 का 3 बोलता है कोई भी काम मौखिक नहीं करना है, लिखित करना है। देखिए इसमें क्या बोलता है, हर सरकारी सेवक, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने पदीय कर्तव्य के संपादन में, अपने पदीय कर्तव्य के संपादन में अथवा या प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अपने विवेक का, अपने उत्तम विवेक का, उत्तम विवेक का काम लेगा। उत्तम विवेक का हटा दिया, उत्तम विवेक से काम लेगा, ये अच्छा लगा, उत्तम विवेक से काम लेगा। सिवाय वहां जहां अपने उच्चतर पदाधिकारी के निर्देश के अधीन काम कर रहा है, अपने उच्चतर
पदाधिकारी के निर्देश के अधीन काम कर रहा हो। यानी कि जो निर्देश ले रहे हैं हम लोग सीनियर से, सीनियर हम लोग को जो ऑर्डर दे रहे हैं वो लिखित लेना है, लिखित लेना है। और अगर वो मौखिक निर्देश दे रहे हैं, फोन करके बोल रहे हैं, तो मौखिक निर्देश की संपुष्टि करा लें। मौखिक निर्देश की संपुष्टि करा लें। कैसे संपुष्टि होगा? आप जब भी फाइल बढ़ाइएगा, जब भी फाइल बढ़ाए उसमें लिखिएगा कि वरीय पदाधिकारी के मौखिक आदेश के द्वारा, वरीय पदाधिकारी के मौखिक आदेश द्वारा मैंने ये काम किया है और ये करने जा रहे हैं। ठीक है, बाद में यहाँ पे अपना सीनियर जो पदाधिकारी उसके पास तो जाएगा ही फाइल अपने क्रम में, तो सीनियर पदाधिकारी सिग्नेचर करेंगे। यानी कि अब आप फंसेंगे नहीं, सीनियर पदाधिकारी इसको पढ़े हैं तभी साइन किए हैं, इससे यही दर्शाया जाता है। आगे आगे बढ़ते हैं। रूल 4, अगला रूल है रूल 4। रूल 4 जरूरी है, कर्तव्य करते समय दारू नहीं पीना है, ये रूल 4 बोलता है। मादक पदार्थ, कार्यस्थल पर मादक पेय और औषधों का सेवन नहीं करना है। कार्यस्थल पर मादक पेय, मतलब मादक को ऐसे याद रख सकते हैं इस नियम को, जहाँ 4 यार मिल जाए, है ना, बैग पाइपर का प्रचार था, 4 यार, बस रूल 4 में है, 4 यार मिलेगा तो दारू भी पिएगा। तो मादक पेय से रिलेटेड है, कोड वर्ड याद रखिए, कोड वर्ड से रूल भूलेंगे नहीं। पेय और औषधों का सेवन नहीं करना है, ये बोलता है रूल 4। अब आते हैं रूल 5, सारे रूल को देख लेंगे। रूल 5 क्या बोलता है? रूल 5 बोलता है कि पद का दुरुपयोग करते हुए अपने किसी रिलेटिव को किसी निजी उपक्रम में नौकरी दिलाना। यानी कि आप अब किसी वरीय पद पे हैं, ऐसे पद पर है जहां आपका बात कोई काट नहीं सकता है, आप बोलेंगे कि भाई इसको नौकरी दे दो, तो निजी उपक्रम वाला है, कोई संवेदक है, कोई ठेकेदार है, बोले भाई हमको सचिव महोदय बोले हैं या उप सचिव महोदय बोले हैं, कोई भी बोले हैं, कोई सीनियर पदाधिकारी जो आपके पास, उनके पास इतनी क्षमता है कि वो उसको बोल सकते हैं, और वो इंसान अगर उनके ऑर्डर का पालन नहीं करता है तो हो सकता है उसको वित्तीय क्षति हो या कुछ भी हो, तो अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना है। पद का देखिए, पद का दुरुपयोग करते हुए किसी रिलेटिव को किसी निजी उपक्रम में नौकरी दिलाना, ये रूल 5 के तहत गलत है, नहीं करना है। रूल 6, रूल 6, रूल 6 बोलता है कि, कि आप राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे, ना तो उसका सदस्य होंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप सदस्य नहीं होंगे, और ना तो आप उसके किसी भी कार्यकलाप में भाग नहीं लेंगे। कोई सरकारी सेवक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में न तो भाग लेगा
न ही उसका सदस्य बनेगा। बनेगा, कभी नहीं बनेगा। यानी कि वो, आप चुनाव में खड़ा भी नहीं हो सकते। चुनाव में खड़ा नहीं होना है, होइए, नौकरी छोड़ दीजिए, उसके प्रचार प्रसार में भाग नहीं लेना है। कांग्रेस का, बीजेपी का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं करना है। चुनाव में किसी खास राजनीतिक दल को वोट देने के लिए भी नहीं, चंदा चंदा नहीं लेना है। चंदा लेना या देना ये भी नहीं करना है कि भाई इस पार्टी को वोट वोट दीजिए, चंदा करते हैं, या किसी पार्टी को वोट देने के लिए लोग को उकसाना, ये भी नहीं करना। ये सब नहीं करना। वोट देने के लिए ये भी नहीं करना है। आगे रूल 7। रूल 7, 7 का मतलब साथ। आपको किसी का साथ मिलने लगेगा ना नौकरी में, तो भ्रष्टाचारी करने लगेगा। ठीक है, तो उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहना है। भ्रष्टाचार में कभी भी लिप्त नहीं रहना है। कोई सरकारी सेवक ऐसे संघ या संघ में शामिल नहीं होगा या उसका सदस्य नहीं बनेगा जो, पहला, भ्रष्टाचार के कार्य में लिप्त, जो भ्रष्टाचार के कार्य में लिप्त हो। लिप्त हो। आप भ्रष्टाचार के कार्य में लिप्त होइएगा तो पीसी एक्ट में भी जाइएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसमें भी जाइएगा, और सीसीए रूल्स का 7 का 1 में जाइएगा, रूल 7 में जाइएगा। दूसरा, ऐसे भी किसी संघ का आप सदस्य नहीं रहिएगा जो आपराधिक गतिविधि में लिप्त हो। कोई क्रिमिनल क्रिमिनल ग्रुप का मेंबर हो, वो भी नहीं। इस सब में आप सरकारी सेवक है भाई, आपको अपना आचरण उत्तम रखना है, आप ये सब काम नहीं करेंगे। तीसरा, भारत की सार्वभौमता और अखंडता अथवा लोक व्यवस्था या नैतिकता के हितों के प्रतिकूल है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो भारत की सार्वभौमता और अखंडता, लोक व्यवस्था या नैतिकता के हितों के प्रतिकूल हो। अगला, रूल 8। रूल 8 क्या बोलता है कि आप हड़ताल में नहीं, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे रूल 8 देखिए, आपको गोल 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 घुमाएगा, यानी कि हड़ताल कीजिएगा, प्रदर्शन कीजिएगा, यानी कि आप गोल गोल घूम रहे हैं। है? ये सब फालतू काम सब में मत लगिए। कोई सरकारी सेवक प्रदर्शन या हड़ताल नहीं कर सकता है। सरकारी सेवक प्रदर्शन या हड़ताल नहीं कर सकता है। यानी कि प्रदर्शन या हड़ताल, इसका कोड वर्ड हो गया। ठीक है।
आप यूनियन के साथ शांतिपूर्वक काम कर सकते हैं। यूनियन के साथ, यूनियन को इसमें है, दिया गया है कि आप यूनियन के साथ काम कर सकते हैं। कैसे? शांतिपूर्वक। अगला, रूल 9। मीडिया को नो। 9 मतलब नो। किसको नो बोलेंगे? 9 मतलब नो। मीडिया को नो। भाई मीडिया उडिया से दूर रहो। किसी पब्लिशर, किसी मीडिया ईटीसी में अपना कोई भी ओपिनियन नहीं देना। समाचार पत्र, रेडियो, कहीं भी हर चीज से अपना यथासंभव दूरी बनाए रखें। किसी पब्लिशर, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों हो सकता है। समाचार पत्र हो गया, प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका रेडियो, आपका टेलीविजन, ठीक है, आपका फेसबुक वगैरह सब में भी नहीं। में अपना कोई भी ओपिनियन, अपना ओपिनियन, व्यू वगैरह नहीं देना है। यानी कि यथासंभव दूरी बनाए इन सबसे, यथासंभव दूरी बनाए। डायरेक्ट बोल दे नो, नो मतलब नो। पब्लिशर और मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, सबसे दूर रहे। आगे आते हैं, रूल 10। रूल 10 इसी से रिलेटेड है, 9 से ही रिलेटेड है। कि बहुत कोई होता है कि भाई गुमनाम बन के काम करेगा, ठीक है, कि अपना नाम नहीं बताएगा, कोई दूसरा आदमी का नाम बताएगा। ले लेगा मेरा नाम मोहन है, उसका नाम कुछ और रहेगा, ले लेगा दूसरा नाम, मेरा नाम कुछ और है, ये है वो है। और वो दूसरे का नाम लेकर टेलीविजन में या कहीं पर भी कोई टिप्पणी करेगा, सरकार की आलोचना करेगा। तो ये चीज से बचना है, रूल 10 बोलता है। 10 मतलब बस, ठीक है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी रेडियो प्रसारण में, रेडियो प्रसारण में अपना गुमनाम या छद्म नाम, या छद्म नाम या बेनाम, नाम ही नहीं दिया, से कोई ऐसा लेख दे दिया, आर्टिकल, टिप्पणी, पीटीसी नहीं देगा जिसमें सरकार की आलोचना हो। सरकार की आलोचना। ये रूल 10 हो गया। रूल 11 आता है। रूल 11। 11 क्या है? रूल 11 बोलता है कि कोई प्राइवेट कंपनी या संस्था अगर आपको गवाही के लिए बुलाती है, आप नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको वही, अगर कोई कोर्ट बुलाया या संसद बुलाया, आपको विधानसभा, विधान परिषद बुलाया, या कोई विभागीय जांच है, ये सब के पास आप न्यायिक जांच वगैरह में जाते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं, उसमें जाना है आपको। प्राइवेट कंपनी बुलाएगा, बोल देगा आपको, टिस्को बुला लेगा, टिस्को, या फिर आपको कोई भी कंपनी बुलाएगा, बोलेगा आइए आप यहाँ पे गवाही देना, आप नहीं जाइएगा। आप सरकार का काम छोड़ के वहाँ नहीं, जहाँ परमिशन लेके जा सकते हैं, सर ऐसा ऐसा बात है, मैं वहाँ जाऊँ, सरकार परमिशन देती है, विभाग के आपके जो हेड हैं वो परमिशन देते हैं, तो आप जा सकते हैं। कोई, आप इसमें गवाही देने जाइएगा और कुछ ऐसा भंडा फोड़ दीजिएगा, ऐसा चीज बोल दीजिएगा इसमें दिक्कत हो, तो वो सरकार को ही दिक्कत है ना उससे। सरकार आपको मना करती है, कोई प्राइवेट कंपनी या संस्था गवाही के लिए बुलाती है, बुलाएगी, तो बिना पूर्व अनुमति के नहीं जाना है।
पूर्व अनुमति के बिना नहीं जाना है। अब इसमें एक चीज और है, अपवाद क्या है? अपवाद में क्या क्या आ जाएगा? संसद। संसद बुलाएगा तो जाना है। राज्य में संसद क्या होता है? विधानमंडल, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, सीएम। इस सब के समक्ष अगर जांच हो तो जा सकते हैं। विभागीय जांच है, जा सकते हैं। न्यायिक जांच है, जा सकते हैं। विभागीय जांच है तो उसमें जाना है। ईटीसी में जा सकता है। इन सब चीज में आप जा सकते हैं। अगला रूल 12। रूल 12 क्या बोलता है? रूल 12 बोलता है कि कोई भी सरकारी सेवक सरकार की अधिसूचना, सरकार की नोटिफिकेशन या विशेष आदेश ईटीसी की गोपनीयता बना के रखेगा। आरटीआई को छोड़कर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी सेवक, सरकार की अधिसूचना, अब ये नहीं बोलेगा कि 2 दिन बाद इसका नोटिस आने वाला है, 2 दिन बाद बिहार एसएससी का रिजल्ट आने वाला है, या कुछ भी, कोई भी टिप्पणी वगैरह नहीं करेगा सरकार की अधिसूचना का, विशेष आदेश ईटीसी की, इस सब का जो गोपनीयता है उसको अक्षुण्ण बनाए रखेगा। गोपनीयता बना के रखेगा। आरटीआई के तहत दे सकता है बहुत सारी चीज की जानकारी, आरटीआई को छोड़कर। आगे रूल 12, सॉरी 13, 12 हो गया है, 13। रूल 13 में क्या बोलता है कि चंदा यानी कि सब्सक्रिप्शन, चंदा यानी कि सब्सक्रिप्शन, चंदा की उगाही नहीं करेगा। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय चंदा की उगाही नहीं करेगा। बिना सरकार के पूर्व अनुमति के कोई सरकारी सेवक कोई निधि या अन्य राशि जमा करने के लिए नगद या वस्तु के रूप में कोई चंदा न मांगेगा, न स्वीकार करेगा, न ऐसे काम में भाग लेगा। बिना सरकार की पूर्व अनुमति के कोई सरकारी सेवक कोई निधि या अन्य जमा राशि जमा करने के लिए नकद वस्तु, नकद या वस्तु के रूप में कोई चंदा न मांगेगा, न स्वीकार करेगा, न ऐसे काम में भाग लेगा। आगे रूल 14। प्रीति दान, गिफ्ट पर प्रतिबंध। प्रीति दान या गिफ्ट पर प्रतिबंध, चलिए देखते हैं। प्रीति दान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्ट, गिफ्ट पर प्रतिबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको समझना है ये, और इम्पोर्टेंट रूल भी है। प्रीति दान, विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई गिफ्ट ना तो स्वीकार करेगा,
न किसी परिवार के सदस्य को स्वीकार करने की अनुमति देगा। खुद भी नहीं स्वीकार करेगा, अपने परिवार के सदस्य को भी स्वीकार नहीं करने देगा। चलिए आगे। विहित प्राधिकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई गिफ्ट न तो स्वयं स्वीकार करेगा न किसी परिवार के सदस्य को स्वीकार करने की अनुमति देगा। देगा। अपने साथ पदीय संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति का औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक फर्म, संगठन ईटीसी का खर्चीला बार बार आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा। जैसे कि कोई आपके क्या बोलते हैं, पदीय संबंध रखता है, मान लीजिए कि आप ग्रामीण कार्य विभाग में हैं, तो आप किसी संवेदक के साथ या किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर या कोई भी संवेदक है, ठेकेदार है, उन लोग के साथ आप उन लोग का आतिथ्य स्वीकार नहीं कीजिए। बोलेगा सर सर आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे वैसे करके आपका फायदा उठाएगा वो, और आपको पैसा देगा या जो भी देगा, प्रीति दान देगा, गिफ्ट देगा, बोलेगा कार दे रहे हैं सर आपको खुश होके, आपको 4 व्हीलर दे रहे हैं, आपको 2 व्हीलर दे रहे हैं, आप उसको स्वीकार नहीं करेगा। आपको रूल 14 रोकता है। किसी सार्वजनिक भवन के शिलान्यास समारोह के अवसर पर भेंट की गई कोई भी राशि, चाबी अथवा कोई भी वस्तु स्वीकार करने से पहले आप सोचेंगे 10 बार, नहीं करेंगे। इसमें कुछ कुछ रूल है। पहला क्या बोलता है इसमें रूल है कि विवाह, जन्म तिथि और अन्येष्टि यानी किसी की मृत्यु, धार्मिक पर्व, किसी का कोई धार्मिक पर्व है, ये सब है। इस सब के अवसर पर यदि आप गिफ्ट लेना चाहते हैं तो 15,000 तक रुपीज 15,000 तक का गिफ्ट आप ले सकते हैं। 15,000 तक का गिफ्ट आप ले सकते हैं, ठीक, विवाह वगैरह के अवसर पर। और अगर इससे ऊपर हुआ, इससे अधिक होने पर, अधिक हो जाएगा तो सूचना देना है अपने वरीय पदाधिकारी को, अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दे देना है, अपने सचिव महोदय को सूचना दे देना। दूसरा दूसरा इसमें क्या है, पदीय संबंध रखने वाले मित्रों से, पदीय संबंध रखने वाले मित्रों से कितना तक का आप गिफ्ट ले सकते हैं। तो बर्थडे हुआ, गिफ्ट दे दिया, तो 6,000 रुपये तक का, रुपीज 6,000 तक का गिफ्ट आप ले सकते हैं। उससे अधिक का गिफ्ट होगा तो सूचित करेंगे, इससे ज्यादा होगा तो होने पर अपने पदाधिकारी को, सीनियर पदाधिकारी को सूचित करना है। तीसरा तीसरा क्या है, अन्य किसी भी दशा में, अन्य किसी दशा में इस दोनों को छोड़कर क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स, क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स 3,000 से अधिक नहीं, ठीक है, और क्लास 3 ऑफिसर 1,000 से अधिक का गिफ्ट नहीं लेगा। ले लिया तो सूचित करना है, हमको दिया गया गिफ्ट सर, हम ले कि नहीं ले,
सरकार आपको परमिशन देगी। तो ये रूल 14 बोलता है। आते हैं रूल 15। रूल 15 रूल 15 बोलता है कि सरकारी सेवक के सम्मान में किसी भी प्रकार का कोई सामूहिक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप कोतवाली थाना के एसएचओ हैं या किसी थाना के आप एसएचओ हैं, आप इतना अच्छा काम किए कि पब्लिक खुश हो गई और खुश होके आपके विदाई समारोह पर कोई प्रदर्शन कर रही है, विदाई कर रही है, आपका पूरा रोड जाम हो गया है, आप ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। यही मना करता है 15, रूल 15 मना करता है। केस भी हो सकता है, इस पे याद रखिएगा। सरकारी सेवक आचार नियमावली को छोटा मोटा समझने की भूल ना करें। सरकारी सेवक के सम्मान में किसी प्रकार का कोई सामूहिक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। का कोई सामूहिक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोई प्रशस्ति पत्र या पुरस्कार दे तो बिना पूर्व अनुमति के आपको स्वीकार नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप एसएचओ है या डीएसपी है या एसपी है, आपकी आपका ट्रांसफर हो गया एक जिला से दूसरा जिला, तो आपके जाने के समय कोई विधायक है, वो आपको कार गिफ्ट कर दिए कि सर आप जा रहे हैं, आपको हमारी तरफ से पुरस्कार है, कोई प्रशस्ति पत्र है, दे रहा है, आप सरकार को इन्फॉर्मेशन देंगे कि सर हम लेके नहीं, सरकार आपको बोलेगा कि हाँ ले लीजिए, तो आपको लेना है, छुपे छुपे आप लीजिएगा, आप दंड के भागी होइएगा। कोई प्रशस्ति पत्र या पुरस्कार पुरस्कार बिना विहित प्राधिकार के प्राधिकार की पूर्व अनुमति के स्वीकार नहीं करना है, स्वीकार नहीं करना है। तो भाई करेगा क्या आदमी, अगर पब्लिक आपको सम्मान में बुलाएगा तो आप नहीं जाइएगा? जाएंगे, पुरस्कार वगैरह कोई भी वित्तीय कारोबार नहीं करेंगे, जाएंगे, हमको बुलाएगा एक जगह बैठ के। लेकिन दो ही चीज में आपको आपको कर सकता है। पहला, सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण। या तो आप रिटायर हो रहे हैं या तो आपका ट्रांसफर हो रहा है। इस दोनों के अवसर पर ठीक है, विदाई समारोह आयोजित किया सकता है, समारोह आयोजित किया जा सकता है किया जा सकता है गिफ्ट लेने से पहले। नियम 14 पढ़ लेंगे कितना का गिफ्ट ले सकते हैं आगे। तो क्या आप किसी भी प्रकार का सामूहिक प्रदर्शन करने से बच रहे हैं? सम्मान में, आपके आप ही के सम्मान में सामूहिक प्रदर्शन हो रहा है, तो आखिर हम लोग कर क्या सकते हैं? पब्लिक बुलाए तो नहीं जाए? जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं देखिए, पब्लिक यदि सम्मान में बुलाए बुलाए जैसे कि कोई कार्यक्रम करे, कार्यक्रम हो, कल्चरल एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, या क्विज कंपटीशन हो, इस टाइप का कोई चीज हो, तो इस सब में आप एज अ चीफ गेस्ट जा सकते हैं। आप एज ए चीफ गेस्ट जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ वित्तीय कारोबार का कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, आप सेफ हैं। रूल 16, आगे बढ़ते हैं, रूल 16 में आते हैं।
एक ही रूल पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। रूल 16 क्या बोलता है? बिहार सर्विस कोड का रूल 55 के तहत हमारी सेवा 24 घंटे के लिए सरकार के अधीन है। इसके अनुसार हम बिना विहित प्राधिकार के पूर्व अनुमति के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं करेंगे। ये रूल 16 बोलता है। ठीक है। बिहार सर्विस कोड के रूल 55 के अनुसार हमारी सेवा 24 आवर के लिए सरकार के अधीन है। सरकार के अधीन है। ठीक है। बिहार सर्विस कोड का रूल 55 बोलता है, यानी कि हम लोग 24 घंटा बिहार सरकार के लिए ही काम कर सकते हैं और किसी के लिए नहीं। मतलब इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार हमें बिना विहित प्राधिकार के पूर्व अनुमति के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं करना है। नहीं करेंगे यानी कि क्या आप प्राइवेट कोचिंग कर सकते हैं? बहुत कोई सोचता है कि सचिवालय की नौकरी कर लेते हैं और बाहर में कहीं प्राइवेट कोचिंग पढ़ा लेंगे। कर सकते हैं, मना है। प्राइवेट कोचिंग मना है। हाँ। अब देखिए, आप सामाजिक या परोपकारिक ढंग का कार्य, आप सामाजिक या परोपकारी ढंग का कार्य या कभी कभी होने वाला कल्चरल एक्टिविटी, होने वाला साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक ढंग का ऑनररी कार्य निम्न शर्त पर कर सकेगा। कौन शर्त है भाई जिसके तहत कर सकते हैं? पहला, 1 माह के भीतर सरकार को सूचना दे देंगे कि हम ये काम कर रहे हैं। 1 माह के अंदर सरकार को सूचना देंगे। दूसरा शर्त क्या है? इसके चलते उसके पदीय कर्तव्य पर कोई भी बाधा नहीं पड़ेगी। यानी कि ड्यूटी से हट के वही काम करने जा रहे नहीं, ड्यूटी का टाइम छोड़ के उसका काम करिएगा तो हो सकता है। इसके चलते पदीय कर्तव्यों पर बाधा न पड़ेगी, ये एक शर्त है। और अगला शर्त क्या है? वह ऐसा कोई कार्य छोड़ देगा यदि सरकार निर्देश दे। अगर जो कार्य वो कर रहा है वह छोड़ देगा यदि सरकार निर्देश दे। आगे रूल 17 आ जाता है। रूल 17, कहीं भी लोन लेना है तो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही लोन लेंगे। कभी भी लोन लेना है तो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही
ले, हर किसी से लोन ना ले। किसी भी रिलेटिव को लोन देना है तो छोटी राशि बिना सूद पर दे। किसी भी रिलेटिव को लोन देना है तो छोटी राशि बिना इंटरेस्ट के दे, कोई सूद ना दे। शेयर मार्केट की ट्रेडिंग नहीं करना है। मना है, यानी कि लेकिन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी में पैसा जमा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट में आता है। आप कोई शेयर खरीदे शेयर मार्केट में और उसको खरीद के बहुत दिन तक रखे हुए, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप क्या करते हैं, आज शेयर खरीदे, अब समय आने पे बेच दिए, फिर दूसरा शेयर खरीदे, वो ट्रेडिंग हो गया। ट्रेडिंग मना है लेकिन इन्वेस्टमेंट मना नहीं। यही ध्यान देना है। रूल 17 हो गया। अब आता है रूल 18 में। रूल 18। रूल 18 बोलता है पैसे का प्रबंधन ऐसे करे कि दिवालिया ना हो जाए। पैसे का प्रबंधन ऐसे करें कि दिवालिया ना हो जाए, यानी कि कर्जखोर ना बने, ऋणग्रस्तता ना हो। कर्जखोर ना बने। किसी किसी को आदत रहता है जिंदगी भर ऋणे में रहेंगे। ऋणग्रस्तता पर रोक है। यदि ऋण की वसूली या दिवाले दिवाले के लिए किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर कोई विधिक कार्रवाई चलाई जाए तो उसे तुरंत सरकार को सूचित करें। अगर आप पर यदि यदि आप कोई पैसा नहीं चुका पाए हैं, आप पर कोई विधिक कार्रवाई चल रही है, तो तुरंत सरकार को सूचना, छुपा के नहीं रखे बात को। यदि ऋण की वसूली के लिए या दिवाले के लिए किसी सरकारी सेवक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर कोई विधिक कार्रवाई चलाई जा रही है तो तुरंत सरकार को सूचित करें। छुपाए नहीं, तुरंत सरकार को सूचित करें। रूल 19, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी जॉब में आइएगा आपका लेगा और हर साल लेगा। आपका क्या है, चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा। चल या अचल संपत्ति का ब्यौरा। एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन, एसेट डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको। प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 मासों के अंतराल पर, अर्थात 31 दिसंबर से 28 या 29 फरवरी तक ये प्रथम नियुक्ति पर ले लेगा आपसे। प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 माह पर, और प्रत्येक वर्ष में एक बार, यानी कि 31 दिसंबर से 28 या 29 फरवरी तक
आपसे ले लेगा। एसेट डिक्लेरेशन, रूल 20। रूल 20, भारत से बाहर अचल संपत्ति, अगर आप कोई संपत्ति भारत से बाहर बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, है ना, तो उसके बारे में आपको प्रतिबंध है, एकदम प्रतिबंध, मनाही है। भारत के बाहर अचल संपत्ति के अर्जन एंड निपटाव तथा विदेशियों ईटीसी से, विदेशियों इत्यादि से के साथ हम व्यवहार, उन लोग के साथ घुलना मिलना आदि के बारे में प्रतिबंध, आदि के बारे में मनाही है, प्रतिबंध है। वो बोलता है रूल 20, आप विदेश में कोई संपत्ति नहीं बेच सकते हैं, ना उसका अर्जन कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। रूल 20। आगे रूल 21 क्या है? रूल 21 बोलता है, कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अपने किसी पदीय कार्य के प्रतिकूल आचरण या अपमानजनक आक्षेप का प्रति समर्थन न्यायालय या समाचार पत्र द्वारा नहीं करेगा। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई पदीय काम कर रहे हैं और आपके साथ कुछ गलत हुआ या जो भी हुआ, अपमानजनक आप आक्षेप लगा, आप उस चीज का सरकार के विरुद्ध एक्शन लेकर आप न्यूज़पेपर में जाके छाप दिए कि हमें साथ ऐसा किया गया, ऐसा किया नहीं। आपको जो किया गया, आपका उसका प्रावधान है जिससे आपको नौकरी से निकाला गया। आप अपील कीजिए, पुनः आप पुनरीक्षण में आइए, पुनः रिव्यू में आइए, उसके निहित विहित प्रक्रिया के तहत आइए, वो आपको यहाँ पे एडमिसिबल है। लेकिन आप समाचार पत्र में छाप दीजिएगा, सरकार का आलोचना कर दीजिएगा कि हमको ऐसे से हटा दिया, अब ये मनाही है रूल 21 के तहत। कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, पूर्व अनुमति के बिना अपने किसी पदीय कार्य में, पदीय कार्य में किसी पदीय कार्य के प्रतिकूल आचरण या अपमानजनक अपमानजनक आक्षेप, इस पर जो आक्षेप लगाया गया है सरकारी सेवक पर, आक्षेप का प्रतिकूल प्रतिसमर्थन, प्रतिसमर्थन न्यायालय या समाचार पत्र यानी कि मीडिया द्वारा नहीं करेगा। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये काम नहीं करेगा। रूल 22 क्या बोलता है? भाई जरूरी है, किसी भी तरह का पैरवी कराना मना है, किसी भी तरह की पैरवी कराना, बाह्य प्रभाव डालना, या कोशिश करना। कोई आपको फोन करके बोल रहा है कि सर मैं भी एसआई हूँ, सर मैं डीएसपी हूँ, मेरे भाई का गाड़ी पकड़ा गया है, हेलमेट नहीं पहना था, छोड़ दीजिए, आप उसका पैरवी कर रहे हैं। पैरवी करना सरकारी कर्मचारी के लिए कदाचार माना जाएगा, सरकारी कर्मचारी के लिए कदाचार माना जाएगा, कदाचार माना जाएगा। हो गया एक डिसिप्लिनरी एक्शन, ये हो गया रूल 22।
रूल 23। रूल 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। विवाह के संबंध में प्रतिबंध। विवाह के संबंध में प्रतिबंध। आप एक शादी किए हैं, आप जाके दूसरा शादी करें, आपको सजा मिलेगा, दोहरा दंड मिलेगा। एक पति या पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा या करेगी, लड़की लोग भी नहीं करेगी, वो लोग भी नहीं बच्चे की कर लेगी तो नियम 23 के तहत। अगला, इसमें दोहरा दंड मिलेगा। दोहरा दंड कैसे? एक तो आपको कोर्ट देगा न्यायिक दंड, और एक विभागीय दंड। न्यायिक दंड आईपीसी के तहत और विभागीय दंड सीसीए रूल्स के तहत, दोनों मिल जाएगा। और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल जियोपर्डी, यानी कि आपको दोहरा दंड मिल रहा है। एक बार में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर, एक सरकारी सेवक पर दो दंड दिया जा सकता है। विभागीय कार्रवाई भी चलाई जा सकती है और न्यायिक कार्रवाई भी चलाई जा सकती है। तो यही है। रूल 24 आते हैं। रूल 24 क्या बोलता है? दहेज के संबंध में प्रतिबंध। दहेज लेना या देना या देने के लिए दुष्प्रेरित करना, यानी कि उकसाना करना, किसी सरकारी सेवक के लिए कदाचार माना जाएगा। किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर भी क्या माना जाएगा? कदाचार माना जाएगा। इसमें भी क्या मिलेगा? दोहरा दंड। एक तो दहेज अधिनियम के तहत और एक इसके तहत दोहरा दंड मिलेगा, यानी कि एक आपको आईपीसी के तहत और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाएगी वो अलग, दोहरा दंड मिलेगा। लॉ ऑफ डबल जियोपर्डी। रूल 25 क्या बोलता है? रूल 25 बोलता है कि इसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या करना। जब भी कभी कोई समस्या आएगी रूल को लेके, कि कुछ लोग का कहना रहेगा कि रूल ये कहता है, कुछ लोग का कहना रहेगा रूल ये कहता है, तो फाइनल जो एक्सप्लेनेशन देगा वो जीएडी देगा, यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग। वो बोलेगा नहीं इसका यही कहना है, उसके कहने को माना जाएगा। ये इसका इंटरप्रिटेशन हमेशा कौन देगा? जीएडी, सामान्य प्रशासन विभाग। ये बोलता है रूल 25। रूल 26 बोलता है, रूल 26 बोलता है कि शक्तियों का प्रत्यायोजन, सॉरी, भी बोलता है शक्तियों का प्रत्यायोजन, यानी कि आदेश द्वारा शक्ति का प्रयोग पदाधिकारी या प्राधिकारी करेगा। इसकी शक्तियों का प्रयोग हमेशा पदाधिकारी पदाधिकार करेगा, जो उप आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। यानी कि अगर किसी को सजा देना है तो सक्षम प्राधिकार ही सजा देगा और सक्षम प्राधिकार ही इसकी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। रूल 27। रूल 27 क्या बोलता है? जब सरकार चाहे इस नियम को संशोधित कर सकती है अथवा समाप्त कर सकती है। जब राज्य सरकार चाहे इस नियम को संशोधित कर सकती है अथवा
समाप्त कर सकती है। तो यही था, कैसा लगा आपको मेरा चैप्टर, कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह वीडियो आपका कोड 7 और कोड 25 का आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। और आशा करते हैं कि आप अपने विभागीय परीक्षा में सब सफल होइएगा और मेरी वीडियो आप सभी के लिए लाभकारी बनेगी। धन्यवाद।